हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जितना ही हम चीज़ों को अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डेली टेस्ट करते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन हम लोग रखते हैं जिस पे डिस्कस करते हैं और इससे जुड़े हम बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं। और ये आपका जो टेस्ट होता है ये जीएस का होता है। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम लोग करते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस एक अलग चैप्टर है दोस्तों, अलग टॉपिक है। तो एक दिन हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर देंगे कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। इतना बता देते हैं, तो इसका हम यूज क्या करते हैं, अगर जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ जो है पौधों को, फलों या सब्जियों को उगाने के लिए हम ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर ठंडे प्रदेशों में जो कब घरों को गर्म रखने के लिए भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कैसे काम करता है ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम वहाँ पर टॉपिक को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि जो का पहला क्वेश्चन मतलब क्या है कि कौन कौन ग्रीन हाउस गैस हैं, तो इसको याद रखने कैसे। देखिए, जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसका जो संकेत क्या होता है मीथेन का, CH4। मीथेन का संकेत क्या है भाई, CH4। यह क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, क्लोरो, CFLC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सी, अब इसका मतलब क्या, देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और यह भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। नाइट्रोजन जो है यह एक नॉर्मल गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो जो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। उसके बाद जो जल वाष्प होते हैं ये भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं। जो जल वाष्प होते हैं, यानी मतलब ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं करें तो ये भी क्या करते हैं कि उसका प्रभाव दिखाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कौन कौन ग्रीन हाउस गैस हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, ठीक है, अगर इसमें हम क्या करें, इसकी ठोस अवस्था की अगर बात करें ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को बोलते हैं हम लोग शुष्क बर्फ या सूखा हुआ बर्फ बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनको ऑक्सीकरण से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन मतलब एक गैस है, लेकिन अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन उतना क्रियाशील भी गैस नहीं है। वायुमंडल में सबसे अधिक अगर मात्रा करें तो किसका पाया जाता है, नाइट्रोजन का ही पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, कभी भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ अगर यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लूनर कास्टिक। जो लूनर कास्टिक होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये देखिए जो लूनर कास्टिक होता है इसको हम लिखते हैं AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, लूनर कास्टिक बोलते हैं। खाने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। और एक होता है धोबिया सोडा या धावन सोडा, एक क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो होता है आपका क्या होता है, धावन सोडा होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें जो नीला थोता होता है वो क्या होता है। देखिए नीला थोता तीन होते हैं, एक नीला थोता होता है, एक आपका सफ़ेद थोता होता है, एक आपका हरा थोता होता है। ठीक है, तो बात करें नीला थोता का तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कापर सल्फेट। क्या होता है, कापर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, नीला थोड़ा बोलते हैं। इसका अगर पूरा मतलब फार्मूला लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, कापर सल्फेट का CuSO4, ठीक है, CuSO4.5H2O। ये क्या होता है, नीला थोथा इसको बोलते हैं, कापर सल्फेट। ठीक है, इसमें जो पांच अणु क्या होते हैं, जल के होते हैं।
सफ़ेद थोथा की बात करें तो इसको आप लिखते हैं जिंक सल्फेट। क्या लिखते हैं? जिंक, यानी ZnSO4, और यहाँ होता है 7H2 होता है। देखिए इसको याद रखेंगे क्या होगा, 7H2 इसमें होता है, इसको बोलते हैं सफ़ेद थोथा। हरे थोथे की बात करें तो ये क्या होता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है, और डाट 7H2 यहाँ भी होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है हरा थोथा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इसको आप याद रखिएगा, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका अगला, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो जो सागरी खरपतवार होता है, देखिए आपको पता है सागर में क्या पाए जाते हैं, लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो सागर का जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है। तो सागरी जो खरपतवार है इसमें आयोडीन आपको क्या होते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी ये आयोडीन के क्या है, स्रोत होते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या है, एक गैस है, और क्वेश्चन ये बनता है कि फूलों का रंग किस गैस के कारण उड़ जाता है, तो क्लोरीन के कारण, ठीक है। लोहा की बात करें तो जो लोहा होता है इसका संकेत, क्लोरीन का क्या संकेत, Cl है। लोहा का क्या होता है, Fe होता है। इसका परमाणु क्रमांक 26, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। आयोडीन आपको पता है कि इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, घेघा रोग, ठीक है, जिसको गैटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती हैं वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, ब्रोमीन का जो संकेत है क्या होता है, Br होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का जो है गैस ही है ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो देखिए जो गोबर गैस होता है इसमें क्या होता है मुख्यतः, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, ये कार्बन डाई ये भी नहीं होता है। मीथेन जो होता है ना, वो क्या होता है, गोबर गैस का मुख्यतः जो घटक है ये क्या होता है, मीथेन होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि एलपीजी का मुख्यतः घटक घटक क्या होता है, तो ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर गोबर गैस कहेगा तो मीथेन, और एलपीजी का मुख्यतः घटक कहेगा तो क्या कहेंगे इसको, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। ये एलपीजी का मुख्यतः घटक होता है। बात करें प्रोपेन की या ऐसे बात करें एलपीजी की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। क्या होता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी की बात करें तो सीएनजी भी क्या है, इसको हम बोलते हैं हरित गैस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीएनजी को हम क्या बोलते हैं, हरित गैस बोलते हैं। और ये भी क्या है, ये मतलब जो पेट्रोलियम और जो अन्य ईंधन है पेट्रोलियम की जगह पर ये सीएनजी का हम लोग आजकल प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शहरों में कुछ गाड़ियां भी जो होती हैं सीएनजी से ही चल रही हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार की गैस है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो इसका संकेत सूत्र क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस की अगर आप बात करते हैं तो ये होता है CO2, ये क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है। तो आपसे पूछता है, सीधे सूत्र पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना होगा CO+N2। वाटर गैस की बात करें तो ये भी क्या होगा, ये भी वही होगा, इसको भी हम लिखेंगे क्या, CO+H2, बस जहाँ N2 है वहाँ क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इसे बोलते हैं आप वाटर गैस। एक चीज़ याद रखिएगा, वाटर में क्या होता है, चूंकि हाइड्रोजन होता है तो इससे आप याद रखेंगे कि वाटर गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यानी COH2 होगा, ठीक है। देखिए मास्टर केमिकल किसे कहते हैं, तो देखिए दो चीज़ें, या तो कहेगा मास्टर केमिकल कहेगा, या तो कहेगा आयल ऑफ विट्रियल। ये दोनों की बात करें तो दोनों हम बोलते हैं H2SO4 को, क्या बोलते हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं, मास्टर गैस या आयल ऑफ विट्रियल, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें मास्टर केमिकल, ठीक है, और आयल ऑफ विट्रियल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सीसा सेल होते हैं, सीसा संचायक बैटरियां होती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। लिथार्ज का जो सूत्र होता है क्या होता है, PbO होता है। क्या होता है, PbO, एक किसका सूत्र होता है, लिथार्ज का होता है, यानी लेड ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, लिथार्ज कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि जो आपका अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज, इसका फार्मूला क्या होता है, तो अम्लराज में क्या क्या होते हैं, तो याद देखिए अम्लराज में HCl होता है, और फिर क्या होता है HNO3 होता है। ये किस में होता है, अम्लराज में होता है।
तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बहुत बार पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है। तो जो MgO OH का होल ट्वाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे। अगर बात करें एक और, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो जो देखिए जिप्सम की अगर बात करें तो ये होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 और .2H2O, इसको आप बोलते हैं जिप्सम। और इसी में अगर कुछ पानी आप क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, यानी 1.5 अणु पानी बाहर निकाल दीजिए, यानी एक आ जाएगा कॉपर सल्फेट और .12H2O। तो इसे क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसका यूज आप देखे होंगे, जो मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें चिकनाहट लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर घरों में भी चिकनाहट लाने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। मतलब जो चूहे के विष को में हम प्रयोग करते हैं वह उसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होता है जो चूहे का विष होता है। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड चूहे के विष के रूप में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। तो अश्रु गैस का जो घटक होता है वो क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अश्रु गैस का घटक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रभाव कहलाता है। देखिए जो अनुवांशिक सूचना के DNA से जो RNA का प्रभाव कहलाता है उसे हम बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम की संरचना में भाग कौन कौन लेते हैं। याद रखिएगा, क्रोमोसोम की संरचना में जो भाग लेते हैं वो DNA और प्रोटीन लेते हैं। कौन लेते हैं, DNA और प्रोटीन क्या करते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी अगर आप ऐसे कह सकते हैं क्रोमोसोम में क्या होता है, तो DNA और प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की बात करें तो ये दो ऐसे तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा को हम अपने शरीर में संचित रख लेते हैं और बाद में ऊर्जा के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक वसा सबसे अधिक अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है, अनाजों से मिलता है, और वसा जो होता है तिलहन पदार्थों से मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माना नहीं है, मानव संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा। देखिए आपको पता है कि जो मनुष्य जो जो मनुष्य में 22 जोड़ी, मतलब टोटल मनुष्य में नर चाहे मादे में 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। मनुष्य में क्या होते हैं, 22 जोड़ी तो क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो एक 23वां जोड़ी होता है, जैसे इसमें सिर्फ क्या होते हैं, XX होते हैं, और इसमें क्या होता है, X और Y होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मादा में, तो इसमें क्या होता है, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उतना ही होता है, 46 ही होता है, ठीक है। 22 जोड़ी है तो, लेकिन ये 46 ही क्या होता है, XX ही होता है। यानी 23 जोड़ी भी क्या होता है, XX होता है। यानी अगर आपको पता है कि जब X और X मिलता है तो क्या होते हैं कि जो आपका भ्रूण होगा, मतलब वो क्या होगा, लेडीज होगा, ठीक है। यानी XX से जब आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें आपको मादा का जनन होता है, ठीक है। अगर XY मिलते हैं तो आपका क्या होता है, ये आपका उसमें पुरुष का होता है, ठीक है। पुरुष मतलब एक बच्चा पैदा होता है, और XX रहेगा तो बच्ची का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये निर्धारण कौन करेगा, तो ये निर्धारण करता है पिता के लिंग का गुणसूत्र, ना कि माता का। क्योंकि माता में सिर्फ क्या होते हैं, XX होते हैं, जबकि पिता में क्या होता है, XY भी होता है। तो अगर पता है XX मिलेगा तो आपका बच्ची, और XY मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, ठीक है, समझ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, इनको जेनेटिक कोड के लिए क्या किया गया था? नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जो मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम्स की कुल संख्या। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। मानव में संतान के लिए ये तो हमने पहले कुछ क्वेश्चन कर लिया कि लिंग निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वहाँ मतलब तो वह क्या होता है? अगर आप देखिए, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, चाहे कुछ भी चलाइए, बाइक चलाइए, साइकिल चलाइए, तो जब हम मोड़ पे घूमते हैं तो हम कहाँ? केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं, अंदर की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आपको याद है, जब कोई कण वृत्तिगत करता है, कैसे करता है? वृत्तिगत करता है। चूंकि हम मोड़ रहे हैं तो यानी हमारा जो उतना दूर का जो गति होता है वो कैसा होता है? वृत्ति होता है। तो वृत्तिगत करने के लिए एक बल की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। और अभिकेंद्र बल हमेशा क्या होता है? केंद्र की तरफ ही लगता है, यानी उसकी दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर ही होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो मोड़ वगैरह बनाए जाते हैं वह थोड़ा सा ऊपर उठा कर बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ ढाल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ अभिकेंद्र बल ज़्यादा मिल सके। क्योंकि अगर जितना अभिकेंद्र बल कम रहेगा, अगर मान लीजिए आप अधिक स्पीड से आ रहे हैं, देखिए जो अभिकेंद्र बल की फार्मूला होता है वो क्या होता है? इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ये होता है अभिकेंद्र बल की F बराबर एम भी आर। ठीक है, क्या होता है? F बराबर एम भी इसका एम भी आर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि वेग जितना बल रहेगा, ठीक है, अभिकेंद्र बल आपको उतना ही चाहिए। जितना अधिक वेग रहेगा उतना ही क्या होगा? अभिकेंद्र बल चाहिए। तो देखिए आपका वेग क्या होगा? ज़्यादा जा रहा है, तो अगर इसलिए हम क्या करते हैं, जब मोड़ पे जाते समय अपने स्पीड को क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारा ज़्यादा वेग रहेगा तो अभिकेंद्र बल उतना नहीं मिल पाएगा, और हमारी जो बाइक है या कुछ भी है वह मुड़ नहीं पाएगी, और इस सीधे वहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसीलिए मोड़ पर जाते हैं तो अपने बैग को क्या करते हैं? स्लो कर लेते हैं, और जिससे अगर वेग कम है तो अभिकेंद्र बल कम लगाना पड़ेगा। तो मोड़ अभिकेंद्र बल अच्छा है। दो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, साइकिल सवार किधर? अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, किधर? अंदर की ओर झुकता है। अच्छा, दूसरी चीज, जो मोड़ पे बनाए जाते हैं तो एक तरफ ऊंचा क्यों किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि अभिकेंद्र बल बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? अभिकेंद्र बल बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि हमको ज़्यादा अभिकेंद्र बल मिले। ठीक है, अभिकेंद्र बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की होती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता है सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में भी क्या लग रहा है? अभिकेंद्र बल लग रहा है। मान लीजिए ये आपका क्या है? सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। अब इसका परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी कर रहा है। सूर्य का जब परिक्रमा पृथ्वी करेगा तो कुछ इस तरह से करेगा इस मार्ग पे। तो देखिए इनके बीच में एक बल लगता है। ठीक है, बिना अभिकेंद्र बल का कोई भी कण वृत्तिगत नहीं कर सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वृत्तिगत करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन में दिया गया है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का दिशा क्या होता है? केंद्र की तरफ ही होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यानी जो इसका दिशा क्या होगा? केंद्र की तरफ ही होगा। इसी वजह से क्या होता है कि ये जो कण है यानी जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाए रखती है। ठीक है, यानी इससे बाहर नहीं जा पाती है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होते हैं, उसको आप ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो यह किस नियम से पता चलता है? तो याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से पता चलता है। यानी अगर किसी पदार्थ को आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो उसका तोड़ता है ना, तो उसका ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, नहीं उसका ऊर्जा
यानी ऐसे कहें कि हम किसी पदार्थ को जब तोड़ते हैं, ठीक है, तो वह एक तरह से रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, आपको पता है, आप जब आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ेंगे, ई बार क्या mc², तो यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो आपको पता होना चाहिए, द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, एक किसके कारण, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के कारण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो वस्तु का कुल क्या होता है कि ऊर्जा होता है, वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, यानी वस्तु का जितना ऊर्जा पहले था उतना ही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। अब खुद समझिएगा, जब कोई वस्तु है ऐसे है, इसको आप नष्ट करेंगे तो क्वेश्चन क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि जितना ऊर्जा इसके पास पहले था उतना अब भी होना चाहिए, यानी आपका जो भी आप इसको नष्ट किए हैं ऊर्जा तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो वस्तु को हम नष्ट नहीं कर सकते वह कहीं ना कहीं ऊर्जा के फॉर्म में विद्यमान रहेगा। ठीक है, ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, एक होता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो वस्तु होता है किसी निकाय में, निकाय का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। ये क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने से। देखिए, आपको पता होना चाहिए आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, यानी आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जिसको पलवन का सिद्धांत कहते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये तीन तरह की बात कहा था कि कोई वस्तु जो है पानी में तीन तरह से तैर सकती है। पहला, अगर जो वस्तु है या तो मतलब पूरा मतलब क्या होता है कि पूरा उसका जो भाग है, जैसे मान लीजिए पानी है, एक क्या है आपका पानी, तो या तो उसने क्या कहा था, या तो वस्तु का पूरा कुछ भाग डूबा हुआ, या तो देखिए पूरा भाग क्या होगा, पानी के ऊपर होगा तब तैरेगा, ऐसा हो सकता है। या तो पूरा भाग क्या हो, पानी के ऊपर हो तब तैरेगा, ये कहा था। फिर एक ऐसे कहा था कि या तो क्या हो सकता है, आधा भाग पानी के अंदर हो और आधा भाग पानी के बाहर हो, या ऐसे हो सकता है भाई, या ऐसे हो सकता है कि जो पूरा भाग क्या हो, पानी के अंदर ही हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कोई वस्तु तीन प्रकार से तैर सकते हैं। अब देखिए कौन से वस्तु पानी के ऊपर तैरते हैं, तो देखिए जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना, अगर मान लीजिए एक खोखड़ू गेना, समझ रहे हैं खोखड़ू गेना, तो अगर खोखड़ू गेना को आप फेंक दीजिए पानी में तो पानी के ऊपर भी रहेगा, चलेगा, है ना। लेकिन ये जो आधा जो पानी के नीचे और आधा पानी के ऊपर, ये कौन सा होता है, अगर आप देखे होंगे केला को पानी के नीचे, केला को मतलब केले का जो पेड़ होता है ना, उसको आप देखेंगे पानी में तैरते हुए, तो उसका कुछ भाग क्या होता है, पानी के नीचे होता है और कुछ भाग पानी के ऊपर होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन, आप उसका जो टोटल भाग हो कहाँ चाहिए, पानी के नीचे हो जाइए। आप कहेंगे कैसे होगा, तो देखिए अगर आप किसी कागज़ को डाल दीजिए पानी में, तो आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम तक कागज़ ऊपर रहेगा, फिर धीरे धीरे उस पानी के नीचे आ जाएगा, और फिर उसी पर क्या होगा, वो तैरता, कुछ टाइम तक क्या होगा, तैरता ही रहता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, तीन तरह से तैर सकते हैं। अब देखिए तीन तरह से तैर करने का मतलब तरीका क्या है, क्यों ऐसा तीन तरह से होता है, तो देखिए क्या है ना कि आपको पता है कि जब आप किसी द्रव पे दाब डालते हैं तो न्यूटन का जो तीसरा नियम कहता है कि वह भी आपके ऊपर क्या करेगा, दाब डालेगा। तो जब किसी चीज़ को मतलब क्या होता है, जब हम पानी में किसी चीज़ को तैरने के लिए छोड़ देते हैं तो वह क्या करता है, वहाँ का पानी हटाता है। अब वहाँ का पानी हटाने के लिए हटाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जड़त्व, देखिए कई तरह के नियम है, ठीक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करता है, तो जो वहाँ का पानी था वो क्या चाहेंगे कि हम अपनी जगह पर रहें, इसलिए वह पुनः जब हटते हैं तो पुनः आते हैं अपनी जगह के लिए लेने के लिए। और इसके कारण क्या होता है कि जो नाव होती है, ठीक है, वह क्या होती है, मतलब कुछ भी है, वह क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो देखिए तीन तरह से कोई भी चीज़ तैर सकता है। कैसे, या तो वह पूर्णतः डूबा हुआ हो, या तो मतलब पूर्णतः ऊपर का तैरता हो, पूर्णतः क्या हो, ऊपर हो। अभी कैसे होगा, तो देखिए जब कोई वस्तु क्या करता है, अपने भार के बराबर क्या करता है, अपने भार से अधिक, अपने भार से क्या करता है, अधिक पानी हटा देता है, तो वह ऊपर की ओर तैरेगा। ठीक है, देखिए जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या हो, अधिक कम हो, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या हो, कम हो, तो
वह जो पदार्थ है वो ऊपर की ओर ही तैरता होगा, ठीक है, यानी पूर्णतः ऊपर की ओर ऊपर रहकर तैरेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या हो, बराबर हो, तो वस्तु का आधा भाग पानी के अंदर होगा और आधा भाग पानी के बाहर होगा। और जब वस्तु का द्वारा हटाया गया जो द्रव का भार है वो पानी के भार से क्या है, कम है, तो वस्तु जो है द्रव में डूबी हुई तैरती है और कुछ टाइम बाद द्रव के अंदर डूब जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पर क्या कहें, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, ये पृष्ठ के भार के बराबर, घनत्व के बराबर। तो याद रखिएगा, वह पानी जब कोई वस्तु नाव में डूब जाएगी, डूबेगी कब, जब वो आयतन के बराबर मतलब पानी हटाए, पृष्ठ के बराबर हटाए, ठीक है, घनत्व के बराबर हटाए, भार के बराबर आए। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वह अपने आयतन के बराबर क्या करता है, पानी हटाता है, तो क्या हो जाएगा, वह डूब जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। देखिए जब भी आप दाब बढ़ाइएगा, यानी आप देखिए, जब दो, एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक आपका एक क्या है, एक बर्फ है और एक दूसरा बर्फ है, इन दोनों को दाब दीजिए एक दूसरे को। जब आप इन दोनों को दाबेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, और सटने से क्या हो जाएगा कि जब इनको दाब भी रहेंगे ना तो ये पिघलने लगेंगे। पिघलेंगे क्यों, क्योंकि इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, घट जाता है, और जब गलनांक घट जाता है तो ये क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए तो इस क्या होंगे, फिर वह आपस में सट जाएंगे, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। तो इस कारण क्या मतलब, अब यहाँ देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रतिशत क्या करता है, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो घट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज के 15 क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मतलब फिर अगले टेस्ट में आपसे मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहेगी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।